नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जमीन जायदाद और जंजाल की अगली कड़ी में आपका स्वागत। मैंने आपसे वादा किया था कि एपिसोड्स की एक श्रृंखला, एक सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, जिसमें जमीन जायदाद, इससे संबंधित कानून, नियम, परिपत्र या फिर अन्य जो जटिलताएं आती हैं, उसके निमित्त हम इस विषय के एक्सपर्ट से आपकी बात करेंगे। और पूर्व के एपिसोड्स की भांति इस बार भी श्री राधा मोहन प्रसाद जी हमारे साथ। नमस्कार जी, नमस्कार। हम लोग आज बात करते हैं कि मुझको लगता है जब हम पढ़ते थे उस वक्त से ही एक शब्द सुनते थे, म्यूटेशन। म्यूटेशन हो गया, फिर हम लोग जब नौकरी में आए तो म्यूटेशन हो गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो एक रैयत आए, किसान, और उन्होंने हमको कहा कि मेरा ज़मीन का म्यूटेशन कर दीजिए। तो हमको लगा कि हम क्या करें जो इनका म्यूटेशन हो जाए, क्योंकि इस दौर में बहुत ट्रेनिंग कॉम्प्रिहेंसिव होती नहीं थी। तो खैर बाद में उस वक्त म्यूटेशन से संबंधित कोई बहुत प्रभावी एक्ट नहीं था, चिट्ठियों का एक संग्रह था, उसी के आधार पर हम लोग करते थे। बाद में फिर चीज़ें बहुत बदली। नई सरकार जब नीतीश कुमार जी की आई तो बहुत सारे जो इस तरह के एडहॉकिज्म चल रहा था उसको अधिनियम में बदला गया। तो आज की तारीख में म्यूटेशन से संबंधित एक एक्सक्लूसिव कानून भी है, म्यूटेशन लॉ। लेकिन उसके बावजूद कई बार हमने देखा है कि न तो अंचल अधिकारी को, रैयत को भी नहीं, राजस्व कर्मचारियों को भी म्यूटेशन के बारे में बड़ी कंफ्यूजन रहता है, बड़ी भ्रांति रहती है। तो हम आपसे चाहेंगे कि कम से कम और कई बार ऐसा होता है कि वो जानकारी के अभाव में वो सीईओ या राजस्व कर्मचारी गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण उनको दंड भी मिल जाता है। हम आज चाहेंगे कि 10 वैसे बिंदु आप जरूर बताइए जिससे राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी, एडिशनल कलेक्टरों की स्थिति आज के तारीख बहुत खराब हुई। कलेक्टर राजस्व का इंटरेस्ट नहीं लेता है, जबकि मूलतः जो पद क्रिएट हुआ था, अंग्रेजों ने क्रिएट किया तो कलेक्टर का ही किया था। तो ये सब लोग वाकिफ हो जाएं और जो जमीन के जोतदार हैं, जमीन के जो मालिक हैं, उनको भी इसकी जानकारी रहे, ताकि अगर उसको राजस्व कर्मचारी अगर टहला रहा है, उसको बरगला रहा है, उसका वो जवाब दे सके। तो हम चाहेंगे कि 10 बिंदु कम से कम बताइए कि जिसको म्यूटेशन करते समय, नामांतरण करते समय इसको ध्यान में रखा जाए, ताकि गलती भी नहीं हो और रैयत परेशान नहीं हो, और साथ ही जो राजस्व कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो भी किसी पचड़े में नहीं पड़े। जहाँ तक दाखिल खारिज का प्रश्न है, बिहार के तमाम क्रेताओं से, जमीन के क्रेताओं से, चूँकि जब सृष्टि में पैदा लेता है मनुष्य तो सबसे पहले सोचता है कि धरती पर जब हम आए हैं तो अपने सर को छिपाने के लिए मुझे एक घर चाहिए और घर के लिए एक ज़मीन चाहिए, तो वो ज़मीन खरीदता है। तो मेरा यह अनुरोध है और सभी को सजेशन भी है कि वे ज़मीन क्रय करने के पूर्व कुछ नहीं करें। एक पेज में एक दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का सेक्शन 55, उसको निश्चित रूप से एक पेज उसका फोटोकॉपी करा करके रख लें, क्योंकि जो जमीन खरीदने जा रहे हैं उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। एक बार रिपीट कर गया, ट्रांसफर ऑफ संपत्ति एक्ट 1882 का सेक्शन 55, सेक्शन 55 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उसको जरूर पढ़ने आप कोई भी जमीन लेने जा रहे हैं तो। सेक्शन 55 में क्रेता और विक्रेता के दायित्व को स्पष्ट किया गया है कि क्रेता का क्या दायित्व होगा और विक्रेता का क्या दायित्व होगा, और विक्रेता के दायित्व के साथ साथ उस पर कुछ चीजें, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इम्पोज किया जाना, दायित्व को अधिरोपित किया जाना। ये दिया गया है कि अगर वो जमीन सेल कर रहा है, किसी को बेच रहा है, तो उसका यह प्रथम दायित्व है कि अपने उस डीड को, जिससे उसने खरीदा है या जिस डीड्स के माध्यम से लिया है, उसको वो संबंधित क्रेता को दे दे, यानी विक्रेता। एकदम इसको पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने राधा मोहन बाबू से एक जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा, तो राधा मोहन बाबू भी जमीन कहीं से खरीदे होंगे। दो ही सूरत हो सके, या तो इनका खतियानी रैयत होगा
खतियानी रैयत इनके पिताजी होंगे और वहां से ये प्रॉपर्टी इनहेरिट किया, एक तो स्थिति ये होगी। लेकिन अगर इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है और फिर ये हमको बेच रहे हैं तो ये इनका दायित्व है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 55 में कि जहां से ये परचेज किए हैं उसका कागज भी हमको दे, वो मैंडेटरी किया याद रखेंगे आप लोग। और उसमें अधिकार और कर्तव्य यानी दायित्वों को स्पष्ट किया गया है। अगर उस दायित्व को सभी क्रेता समझ लेंगे, विक्रेता को कम समझना है लेकिन क्रेता को ज्यादा समझना है, तो आपकी समस्याओं का निदान ये हो जाए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। दूसरा, चूंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक संपत्ति अंतरण अधिनियम 100 रुपए की एक किताब मिलती है। जमीन हम खरीदने जाते हैं लाखों का, तो 100 रुपए की किताब से अगर हमारा एक पन्ना अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारी समस्या का निदान हो जाता है। भविष्य में आपको कोई दिक्कत। बहुत बड़ी बात आपने बताया। अब दूसरी बात, एक अंचल अधिकारी को दाखिल खारिज का केस फाइल होने पर क्या देखना चाहिए? प्रथम दृष्टया अगर उसके पास कर्मचारी का रिपोर्ट जाता है तो सबसे पहले वो देखना चाहिए कि जो विक्रेता है उसका डिटेल्स है कि नहीं। विक्रेता का पूरा डिटेल्स, बेचने वाले का, चूंकि दो तरह से जमीन बेची जाती है, एक विक्रेता स्वयं बेचते हैं और दूसरा वो अपना किसी को मुख्तारनामा जिसको कहते हैं उसको दे देते हैं, वो बेचता है। पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तारनामा जनरली लोग समझ जाते हैं, पावर ऑफ अटर्नी। तो विक्रेता का पूरा डिटेल्स रहना चाहिए। दूसरा ये देखना चाहिए कि विक्रेता को वो जमीन कैसे प्राप्त हुई है, उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त हुई है, बंटवारा के द्वारा प्राप्त हुई है, या क्रय के द्वारा प्राप्त हुई है, किसी ने गिफ्ट किया है उससे प्राप्त है, या एक्सचेंज से प्राप्त है। इससे बंटवारा उत्तराधिकार में तो बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि पिता के जमीन थी, उत्तराधिकार के हम आधार पर हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन वो जो उत्तराधिकार बंटवारा होता है, उस बंटवारा में मेरा यही सलाह रहता है कि पहले ये देख ले कि इनको हिस्सा किधर से मिला हुआ है और ये किधर से बेच रहे हैं, उसकी चौहद्दी क्या है। अच्छा, इसमें अक्सर डिस्प्यूट होता है। होता क्या है कि गांव में आमतौर पर मौखिक बंटवारा हुआ रहता है और कोई भी भाई बंटवारा के बाद अपने दूसरे भाई का जमीन जो पाही कास्ट हो जाते हैं, अन्य जगह चले जाते हैं, वो जमीन बेच देते हैं और अपना जमीन बचा लेते हैं। इसलिए उसकी चौहद्दी स्पष्ट रूप से करा दें। तीसरा चीज ये देखें कि विक्रेता के नाम से जो जमीन बेच रहे हैं वो जमाबंदी चल रही है कि नहीं, जमाबंदी अद्यतन है कि नहीं। दो प्रकार के विक्रेता हो सकते हैं। एक विक्रेता हुए जो खतियानी रैयत स्वयं होंगे, या जमाबंदी रैयत होंगे, या उस जमाबंदी रैयत के वारिसान होंगे। तो जो जमाबंदी चल रही है क्या उनके पूर्वज के नाम से चल रही है, उनके नाम पर आई है कि नहीं। क्योंकि जब तक जमाबंदी उनके नाम पर नहीं आएगी, राजस्व कर्मचारी किस जमाबंदी से बिक्री की गई जमीन को घटाएगा, ये ना हो। यहाँ पर और हमें इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और एक्सप्लेन कर देता। देखिए, आपको जमीन खरीदने गए, विक्रेता ने आपको कहा कि साहब ये जमीन जो है हमको हमारे पिताजी से मिली है, हम इसको प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं। तो मुझे जमाबंदी किसके नाम से चल रहा है, तो उसके पिताजी के नाम से चल रहा है या दादा के नाम से चल रहा है। अच्छा ये होगा कि जमीन खरीदने से पहले उस विक्रेता को कहिए कि भाई साहब अगर ये जमीन पर आपका दखल, कब्जा और राइट टाइटल सब चीज है तो सबसे पहले जमाबंदी अपने नाम से आप कायम कराएं। Am I right? अगर ऐसा हो जाता है तो आप किसी पचड़े में पड़ने से बच जाएंगे। तो ये 3 बिंदु आपको अभी स्पष्ट हुआ है। चौथा, अगर विक्रेता की जमाबंदी नहीं चल रही है, पिता के नाम पर है, पिता मृत हो चुके हैं, तो जमीन क्रय करने के पहले विक्रेता को अपने नाम पर जमाबंदी यानी म्यूटेशन बाय सक्सेशन उत्तराधिकार के आधार पर करा लेना चाहिए। उसी की चर्चा, उत्तराधिकार के आधार पर जमाबंदी विक्रेता के नाम पर आ जाएगी तो निश्चित रूप से जैसे ही दाखिल खारिज का आप आवेदन फाइल करेंगे, उस जमाबंदी से कैंसिल हो गए थे उतना कट करके उसके नाम पर। तीसरा, अब ये आपको देखना है कि जो जमीन क्रय करने जा रहे हैं, विक्रेता ने दर केवाला से केवाला लिया, फिर उसने अपना नामांतरण नहीं कराया और उसने उस जमीन को किसी अन्य को बेच दिया। खुद जिसको कहते हैं दर केवाला से विक्रेता ने प्राप्त किया और उस जमीन को उसको जरूरत नहीं रही, किसी अन्य को बेच दिया, दर केवाला कर दिया। तो दर केवाला कर दिया तो ये स्पष्ट हो गया कि उसने बिना नामांतरण कराए अगर दर केवाला कर दिया तो
सेल डीड कोई अन्य कर रहा है और किसी अन्य के जमाबंदी से कर्मचारी किसी भी स्थिति में ये रिकमेंड नहीं करेगा कि उस जमाबंदी से उसको खारिज दे दिया जाए। इसलिए जैसे ही वो विक्रेता इस तरह की स्थिति को स्पष्ट करे कि हाँ हमने दर के वाला किया है, तो सेक्शन 55 में स्पष्ट किया हुआ है कि उनको अपने टाइटल का डॉक्यूमेंट बताना है क्रेता को। 55 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, उसी में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। हाँ, ये बताना है कि हमने ये किस दस्तावेज से प्राप्त किया है। अगर उस दस्तावेज से प्राप्त किया है तो क्रेता को जानकारी हो जाएगी, उसको स्पष्ट करा लेंगे। ये चौथा बिंदु। हाँ, ये 5वां बिंदु हो गया। 6ठा बिंदु हो गया जो केवाला का एक रिसाइटल होता है। मैंने केवाला का कॉलम नंबर 5 उसको कहते हैं कि केवाला में जितनी सारी चीजें लिखी जाती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिसाइटल ऑफ द डीड। तो कॉलम नंबर 5 भू स्वामित्व कैसे प्राप्त हुआ, क्यों जमीन विक्रेता बेच रहे हैं और क्रेता के क्या क्या उस पर दायित्व होंगे क्रय करने के बाद, उसमें डिटेल्स दिया जाता है डीड में। कॉलम नंबर 5 उसको कहते हैं स्तंभ से। यहीं पर थोड़ा सा हम रोकेंगे। जैसे अब तो डीड ये फॉर्मेटेड हो गया और कंप्यूटराइज जनरेटेड निकलता है, तो क्या इसमें क्रेता को कोई डिस्क्रिप्शन है कि ये चीज उसमें इंसर्ट हो या बाय डिफॉल्ट उसमें रहता है कंप्यूटराइज वाले फॉर्मेट? कंप्यूटराइज एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, एक नमूना बनाया हुआ है। अब उस नमूना में ये नहीं दिया हुआ है कि वो जमीन हमें कैसे प्राप्त हुआ है, तो ये इसको इंश्योर करा लेना चाहिए। वो कंप्यूटराइज है, उसमें अगर वो जोड़ देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं, तो जमीन का स्वत्व अधिकार ये सब क्लियर होगा। न्यायालय में अगर वाद होगा, कहीं किसी तरह की स्थिति होगी, तो उनको विपरीत स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी डीड में जो एंट्रीज होगी, डीड में जो लिखा रहता है जिसको रिसाइटल केवाला का लेख, केवाला का लेख, तो उस केवाला का लेख में तो 5वां बिंदु हम लोग 5वां बिंदु क्या क्या होना चाहिए? तो जो बेच रहा है उसका राइट, टाइटल, कैसे उसने जमीन प्राप्त की है, या फिर किस स्थिति में वो बेच रहा है, वो क्यों बेच रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आप जब जमीन खरीदें और जब म्यूटेशन के लिए आता है तो राजस्व कर्मचारी और सीओ को भी ये देखना चाहिए। लेकिन जो रैयत है वो जब भी जमीन खरीदें तो ये सुनिश्चित करावें कि उनके सेल डीड में ये जो रिसाइटल है, यानी जो लेख है, जो लिखावट है, वो इसमें इन चीजों की एंट्री हो। ये 5वां बिंदु। अब 6ठा बिंदु है कि जो भूमि बिक्री की जा रही है, जिस जमीन को क्रेता खरीदने जा रहे हैं, विक्रेता से लेने जा रहे हैं, उसका वो कंसीडरेशन मनी देते हैं। और कंसीडरेशन मनी अब बिल्कुल गवर्नमेंट का स्पष्ट हो गया है कि वह उनको 10 ये बाई चेक या जिस तरह से हो ड्राफ्ट, उसमें पूरा उसका जो विवरण होता है उसके डीड में उसका पूरा जिक्र करा लेना है। ये समझ लीजिए अच्छी तरह, क्योंकि इन केस कभी कोई समस्या हुई और आपने कैश दे दिया, एंट्री उसकी हुई नहीं है, या आपने माने कोई दूसरे तरीके से दे दिया, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो कोई झंझट फंसेगा, तो आपको कठिनाई होगी। इसलिए जो डीड में उसकी कंसिडरेशन मनी है कि कितना में आप खरीद रहे हैं, उसका डिटेल रहना चाहिए कि साथ चेक नंबर सच एंड सच, बैंक सच एंड सच, इतना अमाउंट किसके नाम से पे, पूरा डिटेल उसमें रहना चाहिए ताकि भविष्य में आपको कोई इसमें झंझट नहीं हो। 6ठा बिंदु ये 6ठा बिंदु के साथ साथ 7वां बिंदु पर आप आइए कि जैसे ही कोई जमीन का सेल डीड हो, अब तो चूंकि केवाला का एक फॉर्मेट बन गया है, गलती से भी उसमें मिलजुमले रकबा नहीं लिखा है। 2 खेसरा खरीद रहे हैं, मिलजुमले रकबा नहीं, चूंकि मिलजुमले रकबा अगर 2 खेसरा या 3 खेसरा पर जाने में जनरेट हो जमीन पर, अब किस खेसरा का कितना रकबा आपने खरीदा है ये पता नहीं चल पाएगा। तो ये बाद में अब नापी कराइए, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो मिलजुमले रकबा नहीं लेकर के खाता, खेसरा, रकबा और उसकी चौहद्दी, और चौहद्दी जब भी लिखवाएं जो अंचल अधिकारी जांच करेंगे तो जो वर्तमान की चौहद्दी होती है उस चौहद्दी को दें, न कि खतियानी चौहद्दी दें। खतियान की चौहद्दी में भी कि 110 साल पुरानी हो, लेकिन आज के डेट में जो चौहद्दी है उसी चौहद्दी को महत्वपूर्ण बात आप भी रैयत लोग और सभी अधिकारी लोग इसको सुनिए कि सेल डीड में जितना बढ़िया बात हुआ। एक्चुअली हम लोग बात म्यूटेशन का कर रहे हैं कि इस पर और हम लोग बात करेंगे कि सेल डीड में जो रिसाइटल्स हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो वही आपके पास है,
आपको जो भी जाना पड़ेगा वही जाना पड़ेगा। ये छठा पॉइंट हम लोग को एक है। सातवां, जिस जमीन को क्रय करने जा रहे हैं या जो जमीन सेल डीड के रूप में प्रस्तुत किया गया, अंचल अधिकारी को ये देखना है और सबसे पहले क्रेता को देखना है कि जो जमीन हम लेने जा रहे हैं उस पर कोई टाइटल का केस तो नहीं चल रहा है, कोई पार्टीशन सूट तो नहीं चल रहा है, किसी न्यायालय में कोई अन्य वाद तो उससे रिलेटेड नहीं चल रहा है। यानी विवादित जमीन नहीं लें और विवरण लिखवाएं उसमें कि जो प्रश्नगत जमीन है जिसका हम सेल डीड में ले रहे हैं वो अलग से भी लिख सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि यह जमीन स्वत्व पार्टीशनवाद अन्य वादों से मुक्त जमीन। बहुत इम्पोर्टेंट सातवां बिंदु यहाँ है। आप अगर रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो सेल डीड में उस विक्रेता से ये लिखवा लीजिए कि सर इस जमीन पर जिसका डिटेल दिया हुआ है, डिटेल की भी चर्चा हो गई, खाता, प्लॉट, रकबा और वर्तमान जो हद्दी और मिलजुमले रकबा तो कभी मत लिखे, नहीं तो बहुत फंसेगा, उस पर आपको चक्कर लगेगा, अंचल से लेके कलेक्टर तक आप दौड़ करके मर जाइएगा, फिर कहिएगा कि काम हमारा नहीं होता है। तो बहरहाल तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये अभी जिस चीज़ की चर्चा हुई उसमें ये चीज़ जरूर लिखवा दीजिए विक्रेता से कि साहब इसमें लिखो कि इस जमीन पर कोई टाइटल सूट या किसी अन्य न्यायालय में कोई और विवाद आदि तो नहीं चल रहा है, तो इससे उसकी लायबिलिटी फिक्स हो। ये सातवां बिंदु और डिस्कस। अब आठवां, क्रेता जमीन क्रय करने के पहले ये जमीन देख ले कि उस पर पहले विक्रेता का दखल कब्जा है कि नहीं। हाँ, अब बिना विक्रेता के दखल कब्जे के वो अगर जमीन सेल कर रहा है तो उसको कभी भी भूम करके भी नहीं लेना चाहिए। और अंचल अधिकारी के पास जब वो जाएगा तो वो सबसे पहला रिपोर्ट देखता है कि उस जो जमीन जिस जमीन का सेल डीड हुआ है, जिस जमीन को क्रेता में लिया है, कि उसका दखल कब्जा है कि नहीं। बहुत बढ़िया। ये इसको थोड़ा और एक्सपैंड कर देते हैं। देखिए इस संबंध में जो दखल कब्जा शब्द है इसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एक्सप्लेन किया है, और अगर मुझे ठीक से याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल कब्जे में 5 शब्द लिखे हैं। कहता है राइटफुल, पीसफुल, फिजिकल, कंस्ट्रक्टिव, एक्चुअल पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होना चाहिए, पीसफुल पोजीशन होना चाहिए, राइटफुल पोजीशन होना चाहिए। मतलब नहीं कि अब हर हथियार आ गए उस पर फैसल करिए, तो राइटफुल पोजीशन नहीं हुआ। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का मतलब कि उस जमीन पर पहले से हो दखल हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि वो फसल उसल उपजा लिया है, उस पर कुछ बना हुआ है। और एक्चुअल फिजिकल पोजीशन, इसलिए आप जमीन जो परचेज कर रहे हैं, और ये याद रखिए कि अगर मुझे ठीक से वही कह रहे हैं, तो नामांतरण का ये सबसे प्रमुख बिंदु है कि उस जमीन पर आपको दखल कब्जा है या नहीं। अगर उस जमीन पर दखल कब्जा विक्रेता का नहीं है और आपने परचेज कर लिया है तो फिर आप दौड़ के मर जाइएगा, कहीं कंप्लेन करते रहिएगा, आपका म्यूटेशन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, फिर आप दौड़ते रहिएगा सिविल कोर्ट में और बाकी सारी चीजों करने। इसलिए 8वां बिंदु यह है कि उस जमीन को जो आप परचेज कर रहे हैं वो इंश्योर कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। आपको यहीं पर एक बात बताना चाहते हैं कि मेरा अपना अनुभव है। कहते हैं कि जमीन पर विवाद है या नहीं, इसका एक व्यवहारिक बात आपको बता देते हैं। हम लोग देहात में पढ़ते थे कि हमारे यहाँ मगध डिवीजन में, हम धंधा कराने वाले हैं, उधर एक बड़ा अच्छा चलता था कि अगर किसी जमीन में चूहा है तो उसके मुंह पर गोईठा जला के या कुआल जला के अगर फूंक मारिएगा तो वो जो चूहा है वो दूसरे तरफ से निकलने के भागने लगेगा। ये पता चल जाएगा कि जमीन में चूहा है कि। जो जमीन आप परचेज कर रहे हैं, पैसा उसा देने के पहले खाली उस जमीन पर चले जाइए, फावड़ा कुदाल आदि लेके चले जाइए, 5 गो मजदूर लेके, और जमीन को कोड़ काड़ करने लगेंगे। जैसे चूहा निकल के भागता है, अगर चूहा होगा तो धुआं मारने से, ठीक उसी प्रकार उस जमीन पर अगर कोई विवाद होगा दखल को लेकर के, तो जैसे ही 5 गो मजदूर लेकर के उस पर फावड़ा मारिएगा वो विवाद निकल के आएगा। ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस चीज को आजमाने की जरूरत है, क्योंकि जमीन जो होता है ना, जमीन कहता है कि जमीन खुद अपनी, हर जमीन अपनी कहानी खुद कहता है। भूमि का हर टुकड़ा अपनी कहानी खुद कहता है। कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि इनफैक्ट रामायण काल को अगर छोड़ दीजिए तो दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं वो भूमि के टुकड़े के लिए। महाभारत भूमि के टुकड़े के लिए, आज हमास फिलिस्तीन लड़ रहा है इजराइल भूमि के टुकड़े के लिए, भारत पाकिस्तान में झंझट भूमि के टुकड़े के लिए, भारत चीन का झंझट जमीन के टुकड़े के लिए। इसलिए जो जमीन आप परचेज कर रहे हैं
सुनिश्चित कर लीजिए कि उस जमीन पर विक्रेता का एक्चुअल, फिजिकल, राइटफुल, टीपफुल, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है या नहीं। ये 8 बिंदु हम लोग को चाहिए। बाकी 9वां बिंदु है कि अगर जमीन क्रेता खरीदने जा रहे हैं तो इंश्योर करना है और अंचल अधिकारी को इंश्योर करना है कि जो जमीन सेल डीड के अंतर्गत जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसका विवरण दिया हुआ है, वो जमीन राज्य सरकार के द्वारा यानी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बंदोबस्त तो नहीं किया गया है। यानी गैर जरूरियात जमीन सरकार बंदोबस्त कराती है अपने अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से, तो वो गैर जरूरिया मालिक जमीन बंदोबस्ती के द्वारा तो नहीं प्राप्त है। दूसरा, भूदान अथॉरिटी के द्वारा यानी भूदान जगह कमेटी के द्वारा जमीन दिया गया और उसकी संपुष्टि की गई है, तो भूदान की जमीन तो नहीं है। तीसरा, लैंड एक्विजिशन करके जिनका घर कटाव से ग्रसित हो जाता है, तो सरकार किसी भी व्यक्ति का घर कट जाता है तो रहने के लिए वो अधिग्रहण करके जमीन देती है, वो उस तरह की अधिग्रहित जमीन तो सीलिंग में तो नहीं। हाँ, उसके अलावा वो जमीन सीलिंग में तो नहीं बंट गई है और वितरण होने के बाद किसी न्यायालय से उस न्यायालय में बात चले या न्यायालय से उस पर स्थगन आदेश है। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो हमको ये बताइए कि हम जमीन खरीदने जा रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि इस जमीन में जो 4 चीज की कि जमीन हम खरीदने गए, उसका जमाबंदी भी अपडेट वगैरह नहीं हो रहा है, जमाबंदी में भी सब ठीक है, जैसे पर उसका दखल कब्जा भी सब चीज़ है, कंसिडरेशन मनी भी लिख दिया, रिसाइटल में भी सब लिख दिया। हम कैसे पता लगाएं कि साहब ये जमीन न तो अधिग्रहण में गया है, न सीन में बटा है, न इस पर भूदान का जमीन दिया है, या फिर घर में जब वो जमीन रहेगा तभी सेटल होगा, रैयत होगा फिर सेटल तो होगा। ये कैसे पता चलावे रही? जैसे 2 तरह का है सोर्सेस पता करने का। एक सोर्सेस है कि हर गांव में एक पुराने अमीन है जो परंपरागत ढंग से नापी करते हैं और वो अमीन उसी गांव के होते हैं और उस अमीन का रोजी रोटी जमीन के मापी से ही चलता है और उस अमीन को यह मालूम रहता है, उस अमीन को स्पेशली मालूम रहता है कि इस गांव की कौन सी जमीन किस नेचर की है। अमीन सब तरह के पेपर रखते हैं, मैप रखते हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन सी जमीन गैर में जरूरा मालिक है या गैर में जरूरा खास है या आम है। दूसरा, गांव में रहने के कारण लोगों को ऐसे ही हियर से पर कानो कान पता चल जाता है कि ये जमीन इनको फलाने को सरकार के द्वारा बंदोबस्त करके मिला हुआ है। आमतौर पर जो बंदोबस्ती की भूमि होती है उस शेड्यूल कास्ट को यानी अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़ी जाति वर्ग 1 और वर्ग 2 के व्यक्तियों को मिलता है। तो उसमें एक आम धारणा है कि अज्ञानतावश पहले के लोग चूंकि कभी-कभी मिनिमम नीड्स ऐसे हो जाते थे कि जमीन लोगों को बेचना पड़ जाता था, तो अज्ञानतावश भी लोग बेच लेते थे जो जमीन सरकार के द्वारा बंदोबस्त, जबकि वो नहीं बिक सका। वो इनहेरिटेबल है यानी उत्तराधिकार में उनके वंशज लेंगे। सरकार किसी वृत्ति के लिए देती है, उनके मैंने जीवन यापन के लिए देती है, लेकिन वो बेसिक नहीं करना, सेल नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल होता है इन द सेंस कि वो आपके वंशज में चला जाएगा, फिर आप पोता को हाँ चला जाएगा। तो ये इंश्योर कर लेना है, ये देख लेना है क्रेता को और अंचल अधिकारी को भी ये देख लेना है कि ये जमीन सरकार के द्वारा किसी को बंदोबस्त तो नहीं किया गया। इसके लिए विधिवत रूप से प्रमाण पत्र उनको कर्मचारी से लेना पड़ता है। ऐसा होता है कि 10वां बिंदु जो है, एक क्रेता को ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जनरली बहुत सारे लैंड एक्विजिशन की योजनाएं चल रही हैं, भूमि अधिग्रहण का, और बहुत पहले से चल रही है। 1894 में ये एक्ट आया, उसके बाद से 2013 में एक्ट आया और ये जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। अधिग्रहण होने के बाद होता क्या है कि जमाबंदी से उस जमीन की का रेंट अबेट कर देना चाहिए, परमानेंट वेव कर देना चाहिए और यह काम कर्मचारियों को एक्सक्लूसिव रूप से करना है, अंचल अधिकारी को करना है। ये पावर फंक्शन सब स्पष्ट रूप से समझाए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा दर्जनों पत्र निकाले गए हैं। भूल बस जमाबंदी उसी रैयत की चलते रहती है, एक्वायर हो चुका है यानी उसका मुआवजा भी ले चुका है और जमाबंदी भी चल रही है, उसका रेट ही यहाँ पटना में चल रहा जो राजीव नगर वाला। तो ये अंचल अधिकारी को ये सुनिश्चित करना है कि कहीं भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत का तो नहीं है, तो इसको अंचल अधिकारी को भी देख लेना है और जो क्रेता है उनको भी देख लेना है। ये 10 मुख्य बिंदु है जिस पर बात कही। इसी में एक हम रेफरेंस आपको बता देते हैं कि खास करके अधिकारियों को कितनी समस्या हो जाती है। पटना जिले के एक अंचल, उसका नाम लेना उचित नहीं रहेगा, एक अंचल का मामला है। उस अंचल में
एक ज़मीन वो बिजली विभाग के लिए यानी उस वक़्त इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, तो उसके लिए अधिग्रहित हो गई थी। लेकिन जैसा मैंने बताया, न तो बिजली कंपनी ने म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया या फिर अंचल से भी उसका आवेदन नहीं हुआ, उसका जमाबंदी वो ख़त्म नहीं हुआ, रेंट वेव नहीं हुआ और वो जमाबंदी उसी व्यक्ति के नाम से चलता रहा, जिस व्यक्ति के नाम से चल रहा था अधिग्रहण के पहले। वो ज़मीन उसने बेच दी, किसी ने खरीदी, उसके बाद वो म्यूटेशन में आया और अंचल अधिकारी कर्मचारी के रिपोर्ट के आधार पर उसका जमाबंदी माने उसका म्यूटेशन कर दिया, उसकी जमाबंदी कायम हो गई। ये मामला बरसों तक यूं ही चलता रहा। वन फाइन मॉर्निंग बिजली विभाग को उस जमीन की जरूरत पड़ी और वहां पर पावर सब स्टेशन बनाने की बात हुई, तो वो लोग वहां शुरू किया, बढ़ने का ही मामला खोजना शुरू किया। कहा कि सारी जमीन तो हमारी एक्वायर की गई है। तो जब अंचल ऑफिस से पता किया तो मालूम हुआ कि सारी तो जमीन जो है एक्वायर किया गया था और इसका म्यूटेशन हो। अब आप सोचिए कि टेक्निकली ये तो कठिनाई हुई, हालांकि अंचल अधिकारी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी, उसने तो बकायदा पब्लिक नोटिस भी दिया, सबको दिया, लेकिन वो चूंकि राजस्व के अभिलेखों में आवेदन इसकी एंट्री नहीं हुई, इसलिए वो समस्या हो गई। फिर उस अंचल अधिकारी और बाकी लोगों के साथ वो कठिनाई हुई। तो ऐसा बचने के लिए आपको एक छोटा सा टिप दे रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि कैसे जमीन जो परचेज कर रहे हैं इंश्योर करिए कि लैंड एक्विजिशन में, सीलिंग में या जीएम लैंड का पर्चा में आदि वो जमीन तो नहीं पड़ा। इसका एक दो ठोक टिप आपको दे सकते हैं जो आपको शायद मदद करे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सरकारी परियोजना के बगल वाली अगर जमीन खरीद रहे हैं, कोई सरकारी कार्यालय है जिसका बाउंड्री स्पष्ट नहीं है, टूट फूट गया बाउंड्री या ऐसी तार से है या नहीं है बाउंड्री, उसकी बगल वाली जमीन खरीद रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए। क्योंकि यहाँ होता क्या है कि जैसे कलेक्ट्रेट के लिए या इरिगेशन डिपार्टमेंट का या आरसीडी का या बहुत तरह का ऑफिसेज है, उसका लैंड एक्वायर हुआ लेकिन वो बाउंड्री की नहीं, की भी गई तो उसको तोड़ दी गई और उसके बगल में आप जमीन खरीदिए। तो ये एक दिमाग में हमेशा रखिए कि सरकारी परियोजना वाला जो एरिया है उससे ठीक सटे हुए वाला जमीन जब भी लीजिए तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी संभावना यह हो सकती है कि शायद ये जमीन लैंड एक्वायर हो गया होगा। तो ये 10 बिंदु आपने इतना अच्छा बताया और बेसिकली इस पर तो एक और एपिसोड करना पड़ेगा। हम लोग एक्चुअली बात करना चाह रहे थे कि म्यूटेशन में क्या क्या ध्यान दिया जाए, लेकिन ये तो इतना अच्छा बता दिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो 100 रुपए की मात्र किताब है, उसको अगर रैयत रख ले या ये सरकारी एक पन्ना सिर्फ पढ़ ले, सेक्शन 55 को तो राजस्व कर्मचारी सीओ डीसीएलआर एडीएम सबको पढ़ना, हम सबको बताते हैं कि आप ये कम से कम क्रेता और विक्रेता के अधिकार निश्चित पढ़ ले। और पदाधिकारियों को हम बता देते हैं कि आप दाखिल खारिज करने के पहले आप सेक्शन 17 निबंधन अधिनियम का जो सेक्शन 17 है उसको पढ़, रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 इस दोनों को अगर हम कोलाइड करें, एक साथ मिला करके पढ़ेंगे तो गलतियां कम होंगी। गलतियां नहीं होगी इसकी संभावना नहीं है, लेकिन गलतियां कम होंगी। और क्रेताओं से, जमीन के क्रेताओं से मेरा अनुरोध है कि वे पैसा दे करके सही चीज ले, समस्या नहीं खरीद। पैसा भी दिए, जिसको कहता है मगही भाषा में कि जा तो गवाया भात नहीं, पैसा भी दे दिए और उसे दब भी मोल ली। तो एक सोच लीजिए कि छोटी सी सावधानी अगर कोई आदमी रखता है तो कितनी बड़ी समस्या से बच सकता है। हमारा यह प्रेजेंटेशन, हमारा यह एपिसोड, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखें। और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों में शेयर करें। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इसकी जागरूकता फैले ताकि लोग अनावश्यक विवाद से बचें, अनावश्यक झंझट से बचें और जो कहावत हम लोग बोलते रहते हैं जर जुरू जमीन जबरदस्त के, उससे निजात मिले और जो सही चीज़ है सही जमीन खरीदें, विवाद रहित करने। क्योंकि जमीन आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो शांति के लिए करते हैं, न कि झंझट के लिए। और जो हमारे सरकारी कर्मी है, राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी, डीसीएलआर, एडीएम, कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर वगैरह, अगर इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और समझें तो उनको भी कठिनाई नहीं होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जी नमस्कार।